गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज घर की याद नामक कविता का व्याख्या का ये अगला चरण से संबंधित ये वीडियो है। यहाँ तक व्याख्या में पिछले वीडियो में कर चुका था। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। यहाँ तक व्याख्या हो चुकी थी पिछले वीडियो में। अब इसी के आगे मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। कवि कहता है कि जब उसके पिता नीचे आए होंगे व्यायाम करके, तो उसके चारों भाई और चारों बहनें नजरें झुकाए हुए, चेहरे पर उदासी, दुख और गम की पीड़ा लिए हुए उनके सामने खड़े होंगे। उन पर उनकी नजर पड़ी होगी पिताजी की। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। वो पिता जो अभी तक इस उम्र में भी एक युवा की तरह ऊर्जावान, उत्साही, कर्मवीर की तरह जिंदगी जी रहे थे, आज तक भी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं उनके चेहरे पर नजर आता, उनके जीवन में, व्यक्तित्व में नजर नहीं आता, वो अचानक क्या करेंगे? रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। जब उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, अपने सबसे बड़े पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र को नहीं देखा होगा, तो मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। अब रोना बुढ़ापा का पहला लक्षण है। रोना इंसान की कमजोरी है, क्योंकि एक कर्मवीर, उत्साही, बड़े से बड़े संकटों में भी उसके चेहरे पर गम, दुख, पीड़ा या आंखों में आंसू नजर नहीं आते। लेकिन अपने ज्येष्ठ पुत्र के जेल जाने की जो पीड़ा है, वो मेरे पिता सह नहीं पाए होंगे। और जब उन चारों भाइयों और चारों बहनों में उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही होगी। और यही अश्रुधारा बहना उनके बुढ़ापे का पहला लक्षण है। अर्थात यहां कवि कहना चाहता है कि मेरी वजह से मेरे पिता के जीवन में पहली बार बुढ़ापे ने प्रवेश किया। यह कितने दुख, पीड़ा और गम की बात है एक पुत्र के लिए। आगे कवि कहता है, पांचवा हूं मैं भागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। जब उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे, तो अपने विषय में क्या धारणा है लेखक के प्रति, उसके पिता की क्या धारणा है? कि कहता है लेखक, कवि, कि मैं पांचवा उनका बेटा, अभागा इसलिए कह रहा है, आज वो अपने पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता, आज वो अपने पिता से दूर है। इस अर्थ में वो अपने को अभागा कह रहा है कि पांचवा मैं हूं अभागा। उनका जो पांचवा बेटा था, जो पांचवा अभागा पुत्र है, जो आज जेल में है, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे। पिताजी की नजर में कवि क्या है? सोने पर सुहागा है। सुहागा की कोई खास कीमत नहीं होती, लेकिन सोना कीमती होता है, लेकिन सोने की, सुहागे की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन वो सोने की चमक को, दमक को, उसकी आभा को बढ़ा देता है सुहागा। तो कवि कहता है कि मैं अपने पिताजी की नजर में सुहागा हूं, और मेरे जो चारों भाई हैं वो सोने की तरह हैं। अर्थात मैं सबसे कीमती हूं उनकी नजर में। सोने पर सुहागा होना अर्थात सबसे कीमती होना, यह एक मुहावरा है बच्चों।
यहां पर सुहागा की कोई खास कीमत नहीं होती है, कीमत सोने की होती है। लेकिन जो सुहागा है उस सोने को संरक्षित करता है, उसकी चमक को बरकरार रखता है, उसके तेज और आभा को अक्षुण्य रखता है, इसलिए वह बहुत अच्छा माना जाता है सोने के लिए। तो उनके कवि के जो चारों बेटे हैं वो सोने की तरह हैं, लेकिन जो पांचवा बेटा है वो सबसे कीमती है, सबसे प्यारा है, जिसकी वजह से उन चारों बेटों की चमक दमक कायम है, वह है सुहागा, पांचवा बेटा। इसलिए कवि के पिता की नजर में कवि सोने पर सुहागा अर्थात सबसे कीमती है, और इसलिए प्यार में बहते रहे हैं। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र, मेरे प्यार में, मेरे प्रेम में वो हमेशा डूबे रहते हैं, अर्थात बहुत प्रेम करते हैं अपने इस पांचवें पुत्र से। आगे कहते हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, यहां देखिए कवि क्या कह रहा है, आज उनके स्वर्ण बेटे, अर्थात जो चारों बेटे हैं वो सोने की तरह हैं। स्वर्ण बेटे यहां पर रूपक अलंकार है, बेटों को स्वर्ण माना गया है। लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे मतलब कमतर, उनकी वैल्यू कम हो गई। जब सुहागा नहीं है तो सोने की चमक तो कम हो ही जाएगी, सोने की आभा तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि बड़ा बेटा सुहागा है और उनके चारों बेटे सोना हैं। जब सुहागा गायब तो सोने की चमक गायब, तो चारों बेटे भी आभाहीन हो गए हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो गई है, गिर गई है। इसलिए कवि कह रहा है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। आज जो सोने की तरह उनके जो चारों बेटे हैं, आज उनको कमतर लगे होंगे। वो हैं, लेकिन वो उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, वो उनको अपने प्यार के आगोश में वो नहीं ले सकते, वो चारों बेटे, क्योंकि जो सबसे कीमती सुहागा की तरह उनका पांचवा बेटा है, आज वो जेल में है। क्योंकि मैं उन पर हूं सुहागा, बधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि उनका जो सुहागा बेटा है वो आज जेल में बैठा हुआ है, आज जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए कवि के पिता इस समय अपार दुख, गम और पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, और इस दुख, गम और पीड़ा को उनके चारों बेटे हैं घर में, लेकिन वो उस गम को, इस पीड़ा को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे कीमती है, जो सुहागे की तरह उनका पांचवा बेटा है, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए यहां पर कवि अपने पिता के प्रति अपना नजरिया और पिता का अपने प्रति नजरिया यहां पर व्यक्त करता है। आगे कहता है कवि, और मां ने कहा होगा। अब मां की बात करता है कवि, जब ऐसे दुख, गम और पीड़ा से मेरे पिता गुजर रहे होंगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही होगी, मेरे चारों भाई और चारों बहन नजरें झुकाए उनके सामने खड़े होंगे, तो कौन ढांढस बधाए, उनको कौन इस गम से निकाले। तो यहां पर मां ने उस भूमिका को अदा किया होगा। वो कैसे? और मां ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। इस दुख, गम और पीड़ा को कम करने के लिए जो कवि है, कवि की जो मां है, वो कहती है, क्या कहती है कि आपकी आंखों में ये पानी क्यों, ये अश्रुधारा क्यों, आंख में किस लिए पानी, आपकी आंखों में अश्रुधारा क्यों, ये आंसू क्यों, वहां अच्छा है भवानी। जेल की सलाखों के पीछे हमारा जो भवानी है, कवि का नाम भवानी है, वो बहुत ही सकुशल है, बहुत अच्छा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। देखिए, माँ पिता के को गम से निकालने के लिए
पिता को ढांढस बंधाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर क्या बोल रही है कि वहां भवानी बहुत अच्छे तरीके से होगा। वो आगे क्या कहती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कितनी बड़ी बात माँ कवि की कहती है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर। क्या वो जेल की यात्रा करने गया है तो अपने शौक से गया है क्या? आपने जो संस्कार उसे दिए हैं, आपने जो कर्म की जो लीक तैयार की है, आपके मन में जो देश प्रेम की भावना और देश के प्रति बलिदान करने की भावना है, यही संस्कार उसके दिल दिमाग में छाया हुआ है। वह आपको अपना मानकर, वह आपको अपना समझकर कि ये मेरे पिता की दिली इच्छा है, मेरे पिता का सपना है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लूं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ूं। और अंग्रेजों के विरुद्ध अगर लड़ना है तो जेल की यात्रा तो पिकनिक की यात्रा है, सुख की यात्रा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहते थे, अरे हम तो मेहमान बनकर आए हैं। उनको उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख गम नहीं होता था जेल की यात्रा में। माँ, कवि की माँ यहां समझाना चाहती है कि आपका ही यह संस्कार है, आपका ही यह कर्म की आभा है कि आज हमारा बेटा जेल में है, अपने देश के लिए जेल में है, अपने देश पर कुर्बान होने के लिए त्याग कर रहा है, पीड़ा सह रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए सीना 56 इंच का हो जाने की बात है। कारण हमारा बेटा देश के लिए है, हमारा बेटा अपने देशवासियों के लिए है वहां जेल में, अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, वो किसी अपराध में नहीं है। वो कहती गया है सो ठीक ही है। अगर वो जेल गया है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब आपने जो कर्म के लिए जो रास्ता तैयार किया है, यह वही रास्ता है, यह जेल की तरफ ही जाएगा। क्योंकि देश पर आज जो भी देश के लिए काम करेगा उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो आपके लिए जेल गया है, आपके सपनों के लिए जेल गया है, आपके संस्कारों को अभिभूत होकर वो जेल गया है, वो अपनी खुशी से जेल नहीं गया है। आगे क्या कहती है कवि के माँ, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। एक भारतीय माँ क्या कह रही है, देखिए। हमारे यहाँ वीरांगनाएं, हमारे यहाँ माएं, पत्नियां अपने पतियों को, अपने बेटों को तिलक लगाकर देश की आन बान शान पर मिट जाने के लिए विदा करती हैं, खुशी से विदा करती हैं। उनकी आंख में एक तिनका आंसू भी नहीं आता है। यही भावना यहाँ माँ व्यक्त कर रही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। अगर वो जेल जाने से पीछे हटता तो मेरी कोख शर्मा जाती, मैं उसकी मां होने में शर्म करती। क्योंकि जब देश के लिए मर मिटने की बात आई, देश की आन बान शान पर मर मिटने की बात आई, तो कायरों की तरह उसने पांव पीछे हटा लिए। अगर वो जेल जाने से डरता, वो जेल जाने से पांव पीछे हटाता, तो निश्चित रूप से वो मेरी कोख को शर्मिंदा कर देता। आज एक भारतीय माँ अपने बेटे के लिए कितनी बड़ी बात कह रही है। सच में कवि की माँ एक सच्ची भारतीय माँ है, जो अपने बेटे को अपने देश की आन बान शान पर न्यौछावर कर सकती है। हमारे यहाँ की यही परंपरा है, यही रीति नीति है, यही संस्कृति है। हजारों सालों से ये चला आ रहा है कि विदेशियों के प्रति, आक्रमणकारियों के प्रति लड़ते हुए हम अपने देश के प्रति बलिदान हो जाएं। यही भावना एक माँ व्यक्त कर रही है। इस तरह हो न कच्चे हो, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए वो कवि की माँ कहती है कि इस तरह आप रोएंगे, इस तरह आप कमजोर बनेंगे, तो आपके जो और बेटे बेटियां हैं उन पर क्या प्रभाव जाएगा? वो क्या समझेंगे कि बेटा देश के लिए गया है, बेटा देशवासियों के लिए गया है और यहाँ पिता रो रहे हैं। इसलिए आप अपना मन कच्चा मत कीजिए, किसी भी तरह का कोई दुख गम पीड़ा मत कीजिए। क्यों? आप गर्व कीजिए कि आपका बेटा अपने देश के लिए जेल की यात्रा पर गया है, देश की सलाखों के पीछे
है और देश के लिए कष्ट सह रहा है। एक माँ अपने पति को ये समझा रही है अपने बेटे के जेल जाने पर। हमारे यहाँ की यही परंपरा है बच्चों, सदियों से। लेकिन आज के स्वार्थपरित पाश्चात्य अनुगामित समाज में ये भावना पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई है, लेकिन अक्सर ये भावना दिख जाती है। जब कोई बेटा देश पर शहीद होता है, जब उसके माता पिता कहते हैं कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेजूंगा, तो आप क्या समझते हैं, वो भावना आज भी है। जो देश की भोली भाली जनता है वो आज भी उसी संस्कारों वाली है, आज भी उसी प्रवृत्ति की है। समस्या आई है उन सत्ताधारियों, उन नेताओं, उन स्वार्थ जनित लोगों की वजह से समाज में विकृति आई है। नहीं तो मूलतः हमारा भारतीय समाज आज भी वैसा है जैसा पहले था, देश, समाज और देश संस्कृति के प्रति कुर्बान हो जाने वाला। अब यहीं पर मैं इस व्याख्या को यहीं पर विराम दूंगा। अगले वीडियो में मैं आगे से व्याख्या कंटिन्यू रखूंगा।